जेएलपी मैं डिस्कस करूंगी अभी। जस्ट एक बार कंसाइनमेंट के क्वेश्चंस देख लो। एक ना इसकी टाइप्स ऑफ कमीशन पढ़ जाना, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। एक तो होती है ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब क्या हुआ, जो सिंपल कमीशन देगा कंसाइनी, कंसाइनर कंसाइनी को। मतलब ये वो कमीशन हुई जो हमने देनी है, कंसाइनर ने देनी है कंसाइनर को, वो आपकी ऑर्डिनरी कमीशन होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन मतलब क्रेडिट सेल। अब एक बात का याद रखना, वहां पर आप लोगों को एडजस्टमेंट आ सकती है कि अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन पे कर रहा है, तो उस केस में आपके पास बैड डेट्स का जो खर्चा होगा ना, वो कंसाइनी उठाएगा। डेल क्रेडिट कमीशन का मतलब क्या हुआ, डेल क्रेडिट कमीशन का मतलब होता था कि आपका कंसाइनी कहता है कि मैं क्या गुड्स क्रेडिट पे सेल कर दूं, तो मैंने कहा हाँ आप क्रेडिट पे सेल कर दो, लेकिन आप खर्चा उसका खुद उठा लेना, रिस्क उसका खुद उठाना कि रियलाइज होगा या नहीं होगा। तो फिर उस केस में आपकी वो क्रेडिट सेल के जो बैड डेट्स होंगे उसका खर्चा कंसाइनी उठाएगा, वो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएंगे अगर डेल क्रेडिट कमीशन पे हुई। अगर डेल क्रेडिट कमीशन पे नहीं हो रही है, इसका मतलब रिस्क एसोसिएटेड विद जो बैड डेट्स है वो कंसाइनर उठा रहा है, तो दैट्स वाई आप कंसाइनमेंट अकाउंट में डालोगे फिर। ठीक है। ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब क्या हुआ, टू प्रमोट सेल्स एट हायर प्राइस। 110 के कॉस्ट थी गुड्स की, मैंने कंसाइनी को कहा इसको 135 में बेचना, अगर तुम इससे ज्यादा बेचोगे ना तो तुम्हें एक्स्ट्रा 5% कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है। ये दोनों प्रैक्टिकली आते हैं क्वेश्चंस इसके, बाकी थ्योरी के लिए। चलो, अब एक तो टाइप्स ऑफ कमीशन का टॉपिक जो है ये हमारा यहाँ पे डिस्कस हो गया, उसके बाद इसमें कोई भी खास है नहीं। चलो, अब ना इसके क्वेश्चंस दिखा देती हूँ मैं आपको, क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं कंसाइनमेंट के। ये रहा, एक तो इलस्ट्रेशन 4 और 5 करनी है, दूसरा स्कैनर के ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपको वो गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट है ना, अब कई बार पता है क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स है 110 की, कंसाइनर ने उसको दिए ही 125 के, तो उस केस में आप 125 पे कंसाइनमेंट अकाउंट में एंट्री डालते हो, बट ये जो एक्स्ट्रा लोडिंग है ये आपको रिमूव करनी है। रिमूव कैसे करनी है, आप लोग जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे तो उसमें लिखते हो टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसमें लोडिंग होती है, इसकी जो लोडिंग होगी उसको क्रेडिट करके रिमूव कर दोगे, एंट्री उल्टी कर दोगे, रिवर्स कर दोगे सिर्फ लोडिंग वाले अमाउंट से। दूसरा, अगर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट कर रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक के केस में आपने यहाँ पर लोडिंग रिमूव करनी है। कंसाइनमेंट अकाउंट बिल्कुल वैसे बनता है जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है, क्लियर। चलो, अब उसके बाद कंसाइनमेंट हो गया। नेक्स्ट, कंसाइनमेंट में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है नहीं किसी का। एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट में डेज कैलकुलेशन का याद रख लेना। एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट का क्वेश्चन आ जाता है इसका, फ्रीक्वेंटली पूछ लेते हैं वो। कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चंस आते हैं। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 7 पे सीधा। चैप्टर नंबर 7 में थोड़ा सा ही रह गया बस हमारा मेजर, मैंने जेएलपी और वो एक क्वेश्चन डिस्कस करना है जो इस बार इंस्टीट्यूट ने लाया हुआ है आपके कोरेंडम में भी। एक ना पेज नंबर 7.46 पे समरी ऑफ ऑल एडजस्टमेंट्स है, वो रीड करके जाना है इसकी, पेज नंबर 7.46। ये रही, ये समरी, ये समरी अच्छी तरह से रीड करके जाना, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ पर आता है और उसकी एंट्रीज क्या क्या होंगी। ठीक है। दूसरा, एक बार ना मैं आप लोगों को प्रोविजंस और रिजर्व्स का बता देती हूँ। देखो 3 चीजें होती हैं, एक लायबिलिटी होता है, एक प्रोविजन होता है, और दूसरा होता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तीनों में फर्क क्या हुआ, ये डेफिनेशन मैंने आपको क्लास में भी लिखवाई थी। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आपके पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है,
आपको ये भी पता है कि वो कब आएगा और ये भी पता है कि उसका अमाउंट कितना होगा, इसको बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है, जैसे मान लो सैलरीज है, मुझे पे करनी है, कब पे करनी है ये भी पता है, और कितने अमाउंट से पे करनी है ये भी पता है। तीसरा आता है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? प्रोविजन का मतलब हुआ आपके पास प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन तो है, आपको पता है आपके ऊपर लायबिलिटी आ चुकी है, देना ही देना है आपको, लेकिन आपको उसके टाइमिंग के बारे में या अमाउंट के बारे में नहीं पता। आपने कुछ लॉ ब्रेक किया है, रूल्स रेगुलेशन कुछ ब्रेक किए हैं जिसपे आपके पेनल्टी लगेगी, अब वो पेनल्टी कितनी लगेगी ये नहीं पता आप लोगों को, प्रोविजन। तीसरा है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, इसमें ऑब्लिगेशन है या नहीं है यही नहीं पता। एक कोर्ट केस चल रहा है, आप कहते हो आप सही हो, दूसरी पार्टी कह रही है हम सही है, तो कोर्ट का डिसीजन आएगा तभी पता लगेगा। मतलब इसमें प्रपोज्ड ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, इसमें प्रपोज्ड ऑब्लिगेशन है। समझ आ गई ना मेरी बात सबको? चलो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट चैप्टर नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो? अच्छा, इसके क्वेश्चंस आपको कौन कौन से देख के जाने हैं? एक तो इलस्ट्रेशन 1 में क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, अब ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया भी था क्लास में अच्छी तरह। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या थी कि देखो, अगर तो ट्रायल बैलेंस में आपका क्लोजिंग स्टॉक शो कर रखा है इंस्टीट्यूट ने, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, ना ही अपना क्लोजिंग स्टॉक करोगे बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट में, ना ही आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। मतलब अगर आपको ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इस ट्रायल बैलेंस में आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो इसका मतलब वो परचेजेस में से ऑलरेडी डिडक्टेड है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट में अब क्लोजिंग स्टॉक नहीं शो करना, वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा दिया हो एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रेजेंटेड और क्लोजिंग स्टॉक उसमें दे रखा है, तब एडजस्टमेंट होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा है बुक में। उसके बाद इलस्ट्रेशन 2 और 4 प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये सबको पता है, मुझे समझाने की जरूरत है? प्रोविजन फॉर बैड डेट, नो? चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, स्कैनर के आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, इसमें स्कैनर के ये वाले क्वेश्चंस जो हैं कर लेना एक बार। यूनिट 2 नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कम आने के चांसेस हैं, अगर आया तो लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा वाला आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, पार्टनरशिप में, जिसमें सबसे पहले लेना है मैंने पार्टनरशिप में जेएलपी। जेएलपी का पेज नंबर बताना मुझे क्या है? एक तो ये डिफरेंस रीड करके जाना, वैसे आपने ये अपनी लॉ में भी अच्छी तरह कर लिया होगा, ठीक है। दूसरा 8.5 पे आपको ये रूल्स पढ़ के जाने हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में इस पे ना क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कई बार। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, नो पार्टनर हैज द राइट टू सैलरी। सैलरी पे नहीं करोगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी अलाउड नहीं होगा। हाँ, अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है उस पे सिर्फ 6% तक का इंटरेस्ट अलाउ होगा। सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली शेयर करने हैं, इसके साथ के 2 क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो ये रूल्स जो है आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट उसके बाद है पेज नंबर 8.15। पेज नंबर 8.15 में मिनिमम प्रॉफिट, इसका मुझे लगता है एक बार इस बार क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि काफी टाइम से इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं किया एग्जाम्स में। इसमें क्या कहता है कि मिनिमम प्रॉफिट जो है वो आपको लेना है, मिनिमम प्रॉफिट देना है एक पार्टनर को, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो एक पार्टनर है फर्म का ए, बी और सी, 3 पार्टनर है। सी को एंटर करते वक्त ए और बी ने गारंटी दी कि कम से कम 1 लाख तक का तो प्रॉफिट देंगे ही देंगे। अगर ये 1 लाख का प्रॉफिट नहीं बनता, जैसे मान लो ये रेशो 1:1:1 है इनकी रेशो, प्रॉफिट आया 1,20,000 का, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो बनता है आपका 120 डिवाइडेड बाय 3, बनता है आपका 40,000।
तो उस केस में हमने तो गारंटी 1 लाख की दी थी, तो जो रिमेनिंग 60 है वो ये दो पार्टनर्स क्या करेंगे, उसको देंगे अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से। या एज पर एग्रीमेंट ऐसा भी हो सकता है कोई एक पार्टनर दे रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। चलो अब उसके बाद आ जाओ गुडविल वाले चैप्टर में। गुडविल वाले चैप्टर में आपका कोई खास है नहीं, इसमें गुडविल के मेथड्स देख लेना चारों बस, कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एडमिशन में, एडमिशन में आ जाते हैं जीएलपी वाले चैप्टर में। इसका पेज नंबर बताओ मुझे क्या है। हाँ जी, 8.118। जीएलपी को ट्रीट करने के 3 तरीके हैं। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या कर रहे हो, जो इसका प्रीमियम पेड है आप उसको एक एक्सपेंस मान रहे हो। तो उस केस में जीएलपी की आपने ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस देन इट इज क्लोज्ड एवरी ईयर बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब बैलेंस शीट में देखने को आपको कुछ नहीं मिलेगा इस केस में। ठीक है मैम, हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला मेथड आया, ये वाला मेथड आएगा कि आपको बैलेंस शीट में जेएलपी की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। आपने प्रीमियम पे किया तो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने एक्सपेंस बुक कर दिया, एक्सपेंस बुक कर दिया और ईयर एंड पे उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो इंश्योरेंस कंपनी अगर रिसीवेबल है तो डेबिट कर दोगे और बैंक अकाउंट अगर रिसीव्ड हो गया तो। ठीक है, याद रखना इस मेथड में आपकी जेएलपी की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एसेट, ज्यादातर सेकंड और थर्ड मेथड ही देखने को मिलता है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड मेथड अगर एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हो, मतलब बैलेंस शीट में इसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ एसेट मिलेगा। In this case, insurance premium is first debited to life policy account and credited to bank account. मैं क्या करती हूँ, पहले एक एसेट बनाती हूँ जब प्रीमियम पे करती हूँ। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सरेंडर इज ट्रीटेड एज लॉस एंड इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मैंने देखो क्या किया, मैंने 1 लाख का प्रीमियम पे किया, मैंने 1 लाख का जेएलपी नाम का एक एसेट बना लिया। अब याद रखना पिछले वाले कॉन्सेप्ट में, पिछले वाले मेथड में मैं इसको एक्सपेंस ट्रीट कर रही थी, यहां पर एसेट बना रही हूं। ठीक है, दूसरा, अब क्या हुआ, ईयर एंड जब आया इसकी सरेंडर वैल्यू मुझे दिखी 80,000 की। ठीक है, मतलब एसेट बना दिया 1 लाख का बट उसकी वैल्यू 80 की है। सरेंडर वैल्यू मतलब आज की डेट में अगर मैं पॉलिसी सरेंडर कर दूं, वापस कर दूं, तो उसकी 80,000 मिलेंगे मुझे। तो ये जो 20,000 की वैल्यू आपकी कम हुई उसको हम कहां पे डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ लॉस। In this case the amount received in excess results in a gain. अब जब मैच्योरिटी पे अगर आपको कोई अमाउंट एक्सेस रिसीव हो रहा है वो गेन माना जाएगा और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ जीएलपी रिजर्व। थर्ड पॉइंट है कि रिजर्व कब क्रिएट करते हैं। अंडर दिस मेथड प्रीमियम पेड इज डेबिटेड टू पॉलिसी अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। At the end of the year, amount equal to premium is transferred to profit and loss appropriation account, transfer from to reserve। मतलब अब इसमें जो मैं प्रीमियम पे कर रही हूं ना उसको इकट्ठा करी जा रही हूँ रिजर्व में। ठीक है, देखो ये वाले मेथड में और पिछले वाले मेथड में डिफरेंस क्या है। पिछले वाले मेथड में आप बना रहे थे एसेट, इस वाले मेथड में आप बना रहे हो रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। मतलब दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक रिजर्व एक जेएलपी। ठीक है, इज ट्रांसफर्ड आफ्टर दिस पॉलिसी अकाउंट इज ब्रॉट डाउन टू सरेंडर वैल्यू बाय डेबिटिंग द लाइफ पॉलिसी रिजर्व विद अमाउंट विच एक्सीड्स द सरेंडर वैल्यू। ठीक है, अगर आपका एसेट ज्यादा पे मेंटेन हुआ होगा तो हम उसको कम कर देंगे और उसको सरेंडर वैल्यू पर ही ले आएंगे। Thus in this method policy account appears on the asset side
और जो आप रिजर्व इकट्ठा कर रहे हो वो लायबिलिटी साइड आ जाएगा। तो तीन मेथड कौन कौन से हुए? फर्स्ट मेथड हुआ जिसमें मैंने एक्सपेंस क्रिएट करना है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, इसमें पी एंड एल में ही प्रीमियम खत्म हो जाएगा, एक्सपेंस। सेकंड जिसमें मैंने एसेट क्रिएट करना है, मैं प्रीमियम को पहले बनाऊंगी एक एसेट, ठीक है, फिर अगर उस एसेट की वैल्यू सरेंडर वैल्यू से ज्यादा होगी, जो लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। फिर दूसरा आ जाएगा रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या हुआ? अगर मैंने यहाँ पर जो जेएलपी है वो सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन कर रखी है, दूसरा जो प्रीमियम पे कर रही हूँ वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के थ्रू रिजर्व में डाली जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? दीपिका, खुशबू एंड बाकी सारे? नो मैम। एक बार आप लोग इंस्टीट्यूट की साइट पर जाकर ना स्टडी मटेरियल में फाउंडेशन अकाउंटिंग, इसमें ये जो इशू किया ना इंस्टीट्यूट ने कोरिंडम, इसका भी मैं बता देती हूँ क्या रेलेवेंस है। इसमें से एक क्वेश्चन ही है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा इंस्टीट्यूट। हाँ, इसमें ना वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं। मेजर चेंजेस तो नहीं है, मेजर चेंजेस सिर्फ एक क्वेश्चन में है जो आपका चैप्टर नंबर 8 पार्टनरशिप अकाउंट्स में है, पेज नंबर 8.2021 पे। पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से देख के जाना। पेज नंबर 8.2021, गुडविल नहीं, यूनिट 1 में है ये, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला इलस्ट्रेशन 9 पर आ जाओ जरा, इलस्ट्रेशन 9 पर आ जाओ, ये समझ के जानी है सबने। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आरती, भारती एंड कृति वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। Their capitals as on 1st of April 2019 were 3 lakh, 5 lakh and 2 lakh respectively. According to partnership deed, Kriti is entitled to a salary of 15,000 per month. इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल देना है 12% पर एनम के रेट से, और आरती वॉज एंटाइटल्ड टू रेंट एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ। ओके, तो तीन चीजें मुझे डील करनी है बेसिकली। एक तो कृति को सैलरी देनी है 15,000 पर मंथ की, 15,000 पर मंथ हो गया मतलब पूरे साल का हो गया 1,80,000, 1,80,000 वो देना है, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए बी सी को, और दूसरा आरती को रेंट पे करना है। ठीक है, नो इंटरेस्ट टू बी charge on drawings, rent paid to Aarti and salary paid to Kriti were debited to drawings accounts of respective partners। ठीक है, अब ये लाइन जो है ना यहाँ पर, ये मेन जो है आपका इशू क्रिएट कर रही है। ये Bharti had over withdrawn 10,000 per month from the business. The profits for the firm for the year ended before charging interest on capital amounted to 4,60,000. You are required to prepare profit and loss appropriation account और कैपिटल अकाउंट। देखो अब ना पहले इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, इसका मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वो किसी और तरह दे दिया, और उसके बाद ये जो इसने इशू किया, कोरेंडम इशू किया बाद में, उसमें क्वेश्चन किसी और तरह दे दिया। अब वो किस तरह से दिया ये डिस्कस करते हैं। ठीक है देखो इसमें तीन चीजें हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपका है सैलरी का इशू, दूसरा रेंट, और तीसरा ड्राइंग। ड्राइंग्स किसकी? ए बी सी की, और बी की ड्राइंग्स जो है वो स्पेसिफिकली दे रखी हैं। अब अगर मैं सैलरी और रेंट के कॉमन जो हम लेते हैं इसका एडजस्टमेंट करते हैं, अगर उस पे कॉमन एडजस्टमेंट पे जाऊं तो उसमें हमारी एडजस्टमेंट क्या बनती है? सैलरी की। तो सैलरी के केस में आप लोग क्या करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी, नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर देते हो, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सैलरी क्रेडिट कर देते हो। यही करते हो ना? तो इन्होंने क्या किया, देखो ये सैलरी टू कृति डाल दी 1,80,000,
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 1,80,000 क्रेडिट कर दिया, इन्होंने ये काम किया। बट एक एडजस्टमेंट और की है इसमें सैलरी की, एक एडजस्टमेंट इसमें और क्या की है, एक एडजस्टमेंट ये की है कि आप उन्होंने भारती हैड विड्रॉन ऑफ ₹10,000 सॉरी कृति वर डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, सैलरी टू कृति वर डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने जो कृति को सैलरी दी है ना, हमने ये मान लिया कि ये उसकी ड्रॉइंग्स है। मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट क्या किया है, जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें एंट्री ये पास की है कि उनको उसको ड्रॉइंग्स मान दिया। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट देखो उन्होंने वर्किंग नोट में बनाया। अब पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट में उसने पहले टू बैंक लिखा, कृति की सैलरी 1,80,000, ए और बी को छोड़ दो अभी, वो बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये 1,80,000, बट ट्रीटमेंट तो गलत है ना मैम, ऐसे कैसे सैलरी मान लेंगे, सैलरी को ड्रॉइंग्स मान लेंगे। तो दैट्स वाई इसको रेक्टिफाई किया उन्होंने बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,80,000 क्रेडिट करके, मतलब ये जो गलत कर दिया था ना इसको सही कर दिया, और बाद में एग्जैक्ट जहां पर आना चाहिए था कैपिटल अकाउंट में वो शो कर दिया। सैलरी का ट्रीटमेंट सबको समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सैलरी के ट्रीटमेंट में? नो मैम। नो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, दूसरा है रेंट। तो रेंट का जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो, एक तो आपका खर्चा बुक होगा, एक्सपेंसेस बुक होंगे, तो अगर एक्सपेंसेस बुक हुए मतलब प्रॉफिट कम होना चाहिए, ठीक है, हमने प्रॉफिट कम की है, 460 में से 60 माइनस कर दिए। बट अगेन यहाँ पर भी वही हुआ, वो कहते हैं कि जो रेंट पेड टू आरती है ना वो हमने एज अ ड्रॉइंग ट्रीट कर दिया। तो अगेन मैंने पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट में गई और इसको टू बैंक कर दिया मैंने 60,000, बट ये है तो गलत, क्यों, एक्सपेंस बुक होना चाहिए था, आप ऐसे कैसे उसको ड्रॉइंग्स मान लोगे। तो दिस इज द रीजन मैंने इसको क्रेडिट करके सही किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला रेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, सॉरी आएगा। पार्ट देखो रेंट की अगर मैं एग्जैक्ट एंट्री पास करूं रेंट की, तो क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो इस केस में ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया 60। रेंट का सही ट्रीटमेंट समझ आ गया सबको, किसी को कोई रेंट के ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम, डन है, चलो ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं ड्राइंग्स पे। तो देखो ड्राइंग्स अकाउंट जो हमारा ए और सी का बचा है, आरती का और कृति का, वो तो बैलेंस ही हो गया। 60,000 डेबिट किया था, गलत किया था, क्रेडिट कर दिया। 1,80,000 डेबिट किया था, गलत किया था, 1,80,000 क्रेडिट कर दिया। लेकिन बच गए भारती, भारती की उन्होंने डायरेक्टली दी हुई है 1,20,000 की ड्रॉइंग्स, ये हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, मतलब कैपिटल अकाउंट में हमने डेबिट कर दी। ठीक, क्लियर हो गया सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो नो मैम। ठीक है, चलो। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो इंस्टीट्यूट ने बाद में आपका जो अलग से कोरेंडम दिया है उसमें चेंज कर दी। उसमें उन्होंने क्या किया, अब अपने ये मॉड्यूल में आ जाओ, ये आपने डाउनलोड कर लिया होगा, आपको स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट की साइट पे मिल जाएगा, ये रहा देखो। अब इसमें इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया ही नहीं। मतलब इंस्टीट्यूट पता है क्या कह रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट कहता है छोड़ो आप रहने दो, आपने इसको ड्राइंग स्ट्रीट कर लिया ना, कर लो कोई बात नहीं। कैपिटल अकाउंट में देखो, यहां से कैपिटल अकाउंट में रेंट और सैलरी गायब हो गया। जब ड्राइंग्स बुक कर ही दी है तो रेंट और सैलरी, तो ड्राइंग्स जो है वो सॉरी कैपिटल अकाउंट में मैंने नहीं डाली, मैंने ड्राइंग्स जो है यहाँ पर सेपरेटली उसको ट्रीट कर दिया बैलेंस शीट के एसेट्स में, ठीक है। मतलब मॉड्यूल में तो रेक्टिफाई कर रहे थे ना तुम, नहीं करना रेक्टिफाई, छोड़ दो उसको। तो यहां पर देखो सैलरी मैंने 1,80,000 डाल दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, नेट प्रॉफिट 4 लाख आ गया, 4,60,000 माइनस 60,000 रेंट करके, क्योंकि एक्सपेंस तो बुक होगा ही होगा, लेकिन उसको ड्रॉइंग ट्रीट कर लिया। और यहाँ कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा,
रेंट और सैलरी नहीं आएंगे। ठीक, क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। मैम हम पेपर में कैसे करेंगे? देखो पेपर में आप लोगों को अगर तो कहा होगा, अब अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया ना तो आप इसी तरह से प्रेजेंट करोगे, मतलब ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट नहीं करोगे, रेक्टिफाई नहीं करोगे। हाँ, अगर उन्होंने सेपरेटली दे रखा है कि रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करो जो ड्राइंग्स हमने बनाई है, तो उस केस में आपको करना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये डिफरेंस था क्वेश्चन में, ये अच्छी तरह से देख के जाना एक बार क्वेश्चन। हाँ जी।